Assalamualaikum dear student of class 9. Today we have lecture number 5. It is about chapter number 2 article 2.5 graphical analysis and motion. इससे पहले हम terms associated with motion पढ़ चुके और आज के लेक्चर में हम कुछ ग्राफ्स को देखते हैं. What is graph, what is variable, तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे. इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि ग्राफ है क्या. What is graph? ग्राफ बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी पिक्चर फॉर्मेट होता है वेरिएबल्स को शो करने का. यानी दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनके दरमियान क्या रिलेशन है, किस तरह से वो कम या ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको हम ग्राफ के वे में शो करते हैं. इसकी एग्जैक्ट वर्डली जो डेफिनेशन है वो होगी, इट इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़. आमतौर पे हम चूँकि टू डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं तो दो क्वांटिटीज़ को हम वेरी होते हुए, यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्टोरियल मतलब तस्वीर की शक्ल में शो करते हैं. ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जाती है और इसमें दो तरह के एक्सेस होते हैं. नंबर वन हमारे पास एक्स एक्सेस, यूजली इसको इंडिपेंडेंट एक्सेस भी बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी कहा जाता है. इसी तरह हमारे पास ये जो वर्टिकल नज़र आ रहा है इसको वर्टिकल एक्सेस यानी ऊपर की जानिब, या वाई एक्सेस भी कहते हैं इसको. ठीक है, ये ग्राफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है. इसके अंदर क्वांटिटीज़ लगती हैं, कैसे क्या, ये सारा कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते चले जाएंगे. स्पेशली मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 पूरे का पूरा आपको ग्राफ्स के बारे में सिखाएगा. ग्राफ बनाना कैसे है, क्वांटिटीज़ को प्लॉट कैसे करना है, यानी इसके ऊपर क्वांटिटीज़ को लिखना या ड्रॉ करने को हम प्लॉट का वर्ड यूज़ करते हैं. प्लॉट से मुराद आपके इर्द गिर्द मोहल्ले वाले प्लॉट नहीं है, ग्राफ को ड्रॉ करने का नाम प्लॉटिंग कहलाता है. नेक्स्ट हमारे पास ये जो वर्ड हमने यहाँ पे बोला कि वेरियस क्वांटिटीज़, जो क्वांटिटीज़ का वर्ड हमने बोला है इससे मुराद यानी क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच द ग्राफ इज़ प्लॉटेड, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, यानी जो ग्राफ के ऊपर मैप की जाती हैं उनको आप बच्चे बोलते हैं वेरिएबल्स. और ये दो तरह से होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं इंडिपेंडेंट और एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वो जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, खुद ब खुद वेरी करते जा रहे हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं. जबकि डिपेंडेंट वो हैं जो इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, यानी वो इनके ताबे हैं. जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वाले चेंज होंगे डिपेंडेंट वाले उनके अकॉर्डिंग चेंज होंगे. तो जहाँ मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी, इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि आम तौर पे अक्सरियत में ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे उनको प्लॉट करते हैं और डिपेंडेंट वाले हमेशा हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. यही वजह है कि एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस और वाई वाले को डिपेंडेंट एक्सिस भी कहा जाता है. ग्राफ्स और वेरिएबल्स को समझने के बाद अब हम मूव करते हैं. हमारे पास दो तरह के यहाँ पे ग्राफ्स शो किए गए हैं, यानी ग्राफिकल एनालिसिस में हमें दो तरह के ग्राफ्स सिखाए गए हैं और उनकी फर्दर सब डिवीजन सिखाई गई है कि मोशन के साथ कैसे अटैचमेंट है उनकी. पहली टाइप के जो हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इसको अच्छे से मेमोराइज करें, डिस्टेंस टाइम. डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस को याद रखें आप एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को एस के साथ डिनोट करते हैं. यहाँ एक इशू है जी आपकी बुक के अंदर कि बुक वाले ने जब इन ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया है तो वहाँ पे उसने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है, जबकि आप इससे प्रीवियस आर्टिकल 2.4 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके कि डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं जबकि डिस्प्लेसमेंट को डी से करते हैं. थोड़ा सा एक इशू है ये, बाय द वे आप उसको एस से डिनोट करेंगे. ठीक है, एस यानी आपके पास डिस्टेंस से आप डिनोट करेंगे. तो यहाँ तीन तरह के ग्राफ आते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ तीन तरह के हैं हमारे पास, इनमें तीन वेरिएशंस हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 पे हमारे पास आता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा.
बच्चे याद रखें, आप कौन सा बना रहे हैं, पहचान आपको यहाँ से होनी चाहिए। ग्राफ को देखते आपको पता चलना चाहिए कौन सा ग्राफ है। तो ये डिस्टेंस टाइम है, कैसे पता चला कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये टी है, एक्स एक्सिस पे टी है, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए उसको एक्स एक्सिस पे रखा और डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लगा दिया। तो अब इसका ग्राफ कैसा बना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा स्ट्रेट लाइन बना, ग्राफ के बारे में एक असूल याद रखें कि ग्राफ की ये जो लाइन लगती है, जो मैपिंग होती है, वो 3 तरह की हो सकती है। अगर तो लाइन एक्स एक्सिस की तरफ को जा रही है, जैसे ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है बिल्कुल उसके पैरेलल, तो उसका मतलब है एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रही है, जबकि वाई वाली बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर रही, चेंज नहीं हो रही। अगर आपकी ये लाइन वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल सीधी हो जाए तो उसका मतलब है एक्स वाली वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, वाई वाली चेंज हो रही है। और अगर ये सेंटर में जाए दोनों के, स्ट्रेट लाइन यानी इंक्लाइंड लाइन हो, तो उसका मतलब है दोनों इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हैं। तो यहाँ के केस में अगर आप देखें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वर्ड रेस्ट आपको खुद से शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो कोई डिस्टेंस भी कवर नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, जबकि टाइम तो कंज्यूम होता जा रहा है। इसलिए इसकी लाइन टाइम एक्सिस की तरफ मूव करेगी, डिस्टेंस की तरफ बिल्कुल मूव नहीं करेगी। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि इसको टाइम यहाँ पे लगाया हुआ है, या इसको फिर क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये तीनों नाम है इसके, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, या जो क्वांटिटी लगाई है उसका एक्सिस भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये आपके बोर्ड में एमसीक्यू के तौर पे आ जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट का ग्राफ कैसा होता है। तो दोनों तरह से रिवर्सिबल पूछा जा सकता है कंट्रास्ट में। नेक्स्ट इसमें बच्चे हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड्स में आपको याद दिला दूं, इससे मुराद ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट आपका जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि जितना आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही टाइम कंज्यूम हो रहा है, इक्वल चल रहा है। यानी अगर सपोज पहले 5 मिनट में 20 किलोमीटर अगर कवर हुए हैं डिस्टेंस, तो अगले 5 मिनट में भी 20, उससे अगले 5 मिनट में भी 20 ही हुए, कांस्टेंट मूव कर रहा है या फिक्स टाइम हो गया और उसी कांस्टेंट टाइम के साथ मूव करता चला जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है जी, टाइम एक्सिस आपका ये हुआ और ये आपका डिस्टेंस एक्सिस है जिसको एस से नोट किया, यानी वाई एक्सिस। तो ऐसे केस में चूंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वली इंक्रीज कर रही हैं, जब मैंने कहा था इक्वल इंक्रीज हो तो फिर क्या होगा, इंक्लाइंड, यानी ये ना इस तरफ है ना इस तरफ है, सेंटर में लाइन जाती है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। तो एमसीक्यू कैसे आता है, ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगेन याद रखना है, नाम से आपको पहचान होनी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चे वो कैसा होगा, इंक्लाइंड लाइन होगी, या इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस, या इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, या इंक्लाइंड टू वाई एक्सिस, ऐसे सारे नाम इसमें बोले जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपके पास है कब क्या, कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। पहले थी फिक्स स्पीड यानी इक्वल, अब है वेरिएबल स्पीड, यानी पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर हो गए, अगले 5 मिनट में आपने 20-30 किलोमीटर कर लिए, फिर 5 मिनट जब गुजरे तो आपने बिल्कुल ही बहुत 1-2 किलोमीटर की या रश होने की वजह से, यानी हर दफ़ा टाइम के साथ साथ स्पीड वेरी कर रही है। जब स्पीड वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो आपका ग्राफ जिग जैग सा बनेगा, एक ना तो स्ट्रेट इंक्लाइन, ना स्ट्रेट लाइन होगी, ना इंक्लाइंड होगी, ना पैरेलल होगी, ये जिग जैग सा बन जाएगा। इसको देखते ही पता चल जाता है ये वेरिएबल का ग्राफ है, यानी नॉट अ स्ट्रेट लाइन या जिग जैग किस्म की एक लाइन मिलेगी। तो ये थे हमारे पास 3 ग्राफ, किसके अंदर, डिस्टेंस टाइम के अंदर,
एक रेस्ट वाला जिसमें स्ट्रेट लाइन यानी पैरेलल लाइन आती है, दूसरा कांस्टेंट स्पीड वाला जो इंक्लाइंड के लिए होता है, और तीसरा वेरिएबल वाला जिसमें जिग जैग लाइन होती है। अब हम इसका लास्ट वन देख रहे हैं जी ग्राफ टाइप, वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम पहले क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम, अब है स्पीड टाइम। अगेन टाइम फिर से आ गया तो टाइम को हम फिर लेंगे एक्स एक्सिस पे, चूंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्पीड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अब के बार क्या होगा, पहले डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया था, अब हम स्पीड को वाई एक्सिस पे लेंगे, और यू नो वेरी वेल कि स्पीड को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इस केस में स्पीड टाइम ग्राफ के केस में हमारे पास दो टाइप्स हैं आगे। एक ही है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसमें रेस्ट वाला केस क्यों नहीं आया। देखें, अगर हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो स्पीड ही कोई ना हुई, हम तो बना रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अगर रेस्ट का केस होता, रेस्ट तो होती है यानी स्पीड है ही नहीं, रुके हुए, ये है ही स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कोई ना कोई स्पीड तो होनी है, और स्पीड दो ही तरह की हो सकती है, या तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसी कॉन्टिन्यूस एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं आप, लाइक मोटरवे पे जब आप जा रहे होते हैं तो फिक्स होती है, ऑलमोस्ट हम 100 पे लगा के जा रहे होते हैं, या जैसे एरोप्लेन में अगर बहुत लंबा कहीं सफ़र जाना हो तो पायलट अक्सर उसे ऑटो पायलट पे लगा देते हैं। उसका मतलब होता है स्पीड आपने कांस्टेंट फिक्स यूनिफॉर्म कर दी है और मूव करता जा रहा है, और कॉकपिट पे पायलट्स चाय शाय पी रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो ही चीज़ें हैं, रेस्ट वाला केस है ही नहीं, इसमें दो ही चीज़ें हैं सिर्फ, या तो स्पीड कांस्टेंट है, या फिर ये कहेंगे आप कि स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है इक्वली, यानी एक तो फिक्स है लगा दी बस चलते जा रहे हैं, या फिर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी चेंज तो हो रही है लेकिन बिल्कुल एक जैसी, यानी पहले 5 मिनट में 5 थी, अगले 10 मिनट में 10, फिर 15 मिनट में 15, यानी इक्वल ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, चेंज आ रहा है, या ग्रेजुअल डिक्रीज भी आप कह सकते हैं। तो इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ है जी। इसका मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, स्पीड फिक्स हो गई तो टाइम तो वेरी कर रहा है लेकिन स्पीड वेरी नहीं कर रही, स्पीड फिक्स है। और मैंने क्या कहा था, जब एक क्वांटिटी फिक्स हो जाए और दूसरी चेंज हो रही हो तो लाइन उस क्वांटिटी की तरफ मूव करती है जो चेंज हो रही है, जो नहीं हो रही उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाता ग्राफ। जैसे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में आपने देखा था कि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं था, यानी एस चेंज नहीं हो रहा था, टी चेंज हो रहा था, तो स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहाँ पे वी चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लिहाजा टाइम ही चेंज हो रहा है बस, यानी स्पीड आपकी कांस्टेंट है, फिक्स है, इसको आप फिक्स के मायने में ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ग्राफ फिर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। यानी जो केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का था, वो केस स्पीड टाइम ग्राफ में कांस्टेंट का है। अब देखते हैं इसका फाइनल केस, सेकंड केस, कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है। इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज है, वेरिएबल नहीं है, इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यानी दोनों इक्वली चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड भी चेंज हो रही है। यहाँ हम इंक्रीजिंग की केस ले रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। जब दोनों क्वांटिटीज़ इक्वली चेंज हो रही हो तो हम क्या कहते हैं कि ग्राफ किस तरह की लाइन होगी, बिल्कुल सेंटर में, ताकि दोनों को रिप्रेजेंट कर सके कि ये भी चेंज हो रहा है ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड होगी तो फिर ग्राफ आपका इंक्लाइंड लाइन होगा, इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस कह सकते हैं, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, और इंक्लाइंड टू वाई एक्सिस भी कहा जा सकता है। तो यहाँ से ग्राफ से रिलेटेड अक्सर एक MCQ लाजमी आता होता है, जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया, द एरिया अंडर स्पीड टाइम द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के यहाँ पे जो एरिया आ रहा है अंडर द लाइन या अंडर द ग्राफ, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है। इसका आंसर बच्चे आपने प्रोवाइड करना है। अपनी बुक को स्क्रॉल करें, चैप्टर को तैयार करें, मैं एट दी एंड फिर से दोनों को कंट्रास्ट चेक करवाता हूँ आपको। हमारे पास ग्राफ की जब बात आएगी तो दो तरह के ग्राफ हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास
डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जी, और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम के 3 केसेस, स्पीड टाइम के 2 केसेस। डिस्टेंस टाइम के अंदर जब आप कहते हैं तो 3 केसेस कौन कौन से? पहला रेस्ट वाला, फिर कांस्टेंट वाला, फिर वेरिएबल वाला। रेस्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आपके पास 2 केसेस हैं, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। इसके अंदर रेस्ट पे स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट पे इंक्लाइंड लाइन और वेरिएबल पे जिगजैग लाइन। और जबकि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर रेस्ट तो होती नहीं, मैंने कहा कांस्टेंट के ऊपर उसकी स्ट्रेट लाइन, जबकि यूनिफॉर्म के अंदर उसकी इंक्लाइंड लाइन। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अक्सर औकात होता ही है कि आपको ग्राफ दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस टाइप का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। हमें सपोज ये एक ग्राफ आ गया, तो फिर हम देखेंगे क्या ये पहली बात ये टाइप कौन सी है, हम यहाँ से पता लगाएंगे। अगर तो यहाँ V लिखा हुआ है, देखें ना, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, तो पता कैसे चलता है? यहाँ अगर V लिखा है तो हम सोच लेंगे फौरी तौर पे ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और अगर यहाँ पे S लिखा हुआ है या D लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। फिर हम रिकॉल करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर तो 3 कैटेगरी थी, रेस्ट की थी, कांस्टेंट की या वेरिएबल की। फिर या अगर ये स्पीड का होता तो हमें फौरी पता चल जाता कि स्पीड के अंदर है ही 2 कैटेगरीज, या कांस्टेंट या वेरिएबल। अगर ये कांस्टेंट होती तो स्ट्रेट होती, लिहाजा ये वेरिएबल है। और अगर सपोज ये डिस्टेंस टाइम का होता, इंक्लाइंड लाइन, तो फिर भी हम अंदाज़ा लगा लेते कि रेस्ट के केस में स्ट्रेट, कांस्टेंट के केस में इंक्लाइंड, और लास्ट वन वेरिएबल। वो तो बिल्कुल आपको बच्चों की तरह याद, बच्चे भी याद कर सकते हैं इसको। छोटे से बच्चे को एक दफ़ा बता दें कि जिगजैग होगा तो वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल हो रहा है, वेरी कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स। अगर आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप पूछ सकते हैं। इन अदर केस आपको ये अच्छे से एक्सप्लोर करना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से एक शॉर्ट या MCQ अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, प्रॉपर आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस की डेरिवेशन है, उसके अंदर भी ग्राफिक सिस्टम है और कुछ आपके न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के अंदर जो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको ग्राफ्स प्रॉपरली टैकल करना आ जाते हैं तो न सिर्फ आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन के इम्पॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्लियर होते हैं, बल्कि आपकी एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।